हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में। और हम आज देखेंगे हर्षवर्धन और इसका साम्राज्य किस तरह से बढ़ा। फिर इसके पॉलिटिकल चीज़ों को हम भी डिस्कस करेंगे जो हमारे प्री के लिए महत्वपूर्ण है। फिर इसके एडमिनिस्ट्रेशन वाले चीज़ों को डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में हम लोग। ओके। और इस समय जो हैंसांग आया उनके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। अब देखिए, ध्यान रखिए, जो हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है ये 600 से लेकर 700 के बीच वाला है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 600 के बाद अगर हिस्ट्री को हम देखते हैं तो 600 से लेके जो 1200 का टाइम पीरियड है वो है अर्ली मिडाइवल का, मतलब मिडाइवल पीरियड अब एंट्री हो चुका है। ऐसे भी 600 से लेके जो 1200 का टाइम पीरियड है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम एंशिएंट टू मिडाइवल। एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड है कि जब एंशिएंट से सीधे से चीजें मिडाइवल की ओर आ गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 600 से 1200 के पीरियड को हम लोग दो पार्ट में, ध्यान रखिएगा इसको भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे दो पार्ट में? तो फेज 1 में हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 600 से लेके 750 का पीरियड। ठीक है, ध्यान रखिएगा 600 से लेके 750 तक के पीरियड का पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे नॉर्थ इंडिया के जितने भी किंगडम हुए, बेसिकली आप देख सकते हैं हर्षवर्धन का पीरियड है, मौखारी है। और फिर उसके बाद साउथ इंडिया कुछ हैं, उसके बाद साउथ इंडिया कुछ किंगडम को देखेंगे 600 से लेके 750 के पीरियड को। फिर अगर हम देखते हैं कि 750 से लेके फिर हम 1200 के पीरियड को भी बांटते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं कि उसमें जैसे कि 750 के बीच से अगर टाइम के पीरियड को देखते हैं तो उसमें ट्रिपार्टी स्ट्रगल आपको देखने को मिलता है। ओके, उस चीज को समझेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से अभी हमारा एटलीस्ट कम से कम भी, तो अगर हम एंशिएंट को खत्म करें तो ऐसे तो अब माने तो एंशिएंट खत्म हो चुका है, बट फिर भी एक संगम है। और ये 600 से लेके अगर हम बात करते हैं 800 तक, 800 कम से कम हम लोग 800 तक जाएंगे तब समझिए कि हमारा एक तरह से एंशिएंट खत्म हो जाएगा। बट ध्यान रखिए कि हम हर्षवर्धन को पढ़ रहे हैं, हम एंशिएंट मिडाइवल की ओर अग्रसर हो चुके हैं, तो हम चीजों को तब ध्यान से समझेंगे। और अब जब भी हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें फैक्ट मिलना आसान, मतलब कहने का मतलब कि सॉरी, जो एविडेंस है, लिटरेरी एविडेंस हो या आप बात कर लें कोई भी, मतलब कहने का अब बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे, सो मेनी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, तो पढ़ने में मजा भी आएगा। और हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, किसमें हम किस चीज को समझना है। सबसे बड़ी बात वही है कि हिस्ट्री बहुत वास्ट है। हिस्ट्री में हमें मेंस के लिए क्या पढ़ना है, जैसे कि हम पूरे एंशिएंट में देखते हैं तो 4 से 5 टॉपिक है मेंस में, वो हमें पढ़ना पड़ता है अच्छे तरीके से। बाकी सब ऐसे ही फ्री के लिए है, बाकी तो आप समझ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हर्षवर्धन पीरियड को। हर्षवर्धन के हम देखेंगे पूरे शासनकाल को, समझेंगे चीजों को बेहतरीन तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर्षवर्धन को पढ़ने से पहले हम कुछ और भी उसके टाइम के जो कंटेम्प्रेरी किंगडम है छोटे छोटे, उस चीज को समझेंगे, क्योंकि ये मैं बार बार उन चीजों का नाम लूंगा तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। आप चीजों को समझ जाइए कि हम उस चीज का नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो जो जो पीरियड को हम पढ़ेंगे, जो जो पीरियड को देखने वाले हैं, जिन जिन राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, वो आपके सामने इस मैप में दिखाई दे रहा है। मैं एक बार समझा दूं। देखिए, गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के बाद, जब गुप्ता पीरियड डिक्लाइन हो जाता है, गुप्ता पीरियड तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को चलाते भी रहता है। एक पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो एक अस्थाई किंगडम की स्थापना करके हो जाता है, एकदम बहुत ही स्टेबिलिटी बना रहता है। गुप्ता पीरियड कम से कम 150 साल तक गुप्ता पीरियड बहुत अच्छे कंडीशन में वो रहता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब वाले क्षेत्रों में। बट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, जैसे गुप्ता एम्पायर का पूरा डिक्लाइन होता है, पतन होता है, उसके बाद छोटे छोटे किंगडम में पूरा ये हमारा नॉर्थ इंडिया बढ़ जाता है। ठीक है, और सब लोग अपना आप स्वतंत्र हो जाते हैं। कुछ देखते हैं जो हून आक्रमण कर रहा था उस समय इस साइड से, नॉर्थ वेस्ट से, हून भी इधर कब्जा जमा लेता है। तो छोटे छोटे कुछ ऐसे फेडेटरीज भी रहे गुप्ता के सामंत, गुप्ता के जो अंडर में रहते, जो गुप्ता के सबऑर्डिनेट थे, फेडेटरी उसको बोलते हैं, जो सामंत, जैसे कि कहने का मतलब है पूरा बड़ा किंगडम है, एक पूरा सेंट्रल लेवल पे किंगडम है, तो उसके नीचे भी कुछ छोटे छोटे किंगडम काम करते हैं, उनके सत्ता को मतलब कहने, तो उनको बोलते हैं ठीक है, फेडेटरी बोलते हैं। जो सरदार जिसका एक रहता था, ठीक है, सामंत, हम उसको इंसर्ट में बहुत तरीके से देखेंगे भी। देखिए, ये जो राजस्थान वाला गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पे था एक मैत्रक वंश। देख रहे हैं बात चीजों को, मैत्रक वंश।
मैं मैत्रक वंश क्यों बता रहा हूं? देखिए मैत्रक वंश में एक राजा है, उसका नाम है ध्रुव सेना सेकंड। अब ध्रुव सेना सेकंड के बारे में बताएंगे कि मैत्रक वंश का है, गुजरात वाला क्षेत्र में है ध्रुव सेना सेकंड। ये हर्षवर्धन की बेटी से इसका शादी होता है, ठीक है। क्योंकि मैत्रक से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है हमेशा। ये जो हमारा हर्षवर्धन का जो आप बात करेंगे हम, इससे हमेशा इसका कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, इसलिए वैवाहिक संबंध स्थापित होता है और फिर यहाँ पे ध्रुव सेना सेकंड से चीजें सही से चलने लगता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे, ऊपर जाएंगे। अब देखिए ये जो देख रहे हैं ये लिखा हुआ स्थान विसारा, मतलब थानेश्वर को ही इस तरह पहले बोल देते हैं। ये है एक्चुअली थानेश्वर। थानेश्वर ने आपने सुना होगा नाम बहुत बार। यह है हरियाणा वाला क्षेत्र में। और स्टार्टिंग में जब हर्षवर्धन का हम बात करते हैं, पुष्यभूति वंश से संबंधित है। किस वंश से? पुष्यभूति वंश से। मैं ये लिख दूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। पुष्यभूति वंश में बार बार हर्षवर्धन बोल रहा हूं तो आप लोग, क्योंकि देखिए ये बहुत पावरफुल रहा, ये बहुत ही, तो इसलिए हर्षवर्धन हर साम्राज्य ही बोल दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, तो पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश जो शुरुआत में गुप्ता के सामंत रहते हैं, बाद में अपने आप को गुप्ता के डिक्लाइन होने के बाद अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, ठीक है। ये थानेश्वर जो हरियाणा का क्षेत्र है वहां पर ये अपना शुरुआत में रहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को? देखिए उसके नीचे आपको एक दिखाई पड़ रहा होगा, मैं इसको अलग कलर में बना दूं तो अच्छा रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना मौखारी, क्या लिखा हुआ? मौखारी। एक एक ये पूरा मैप बनाना सीखिए आप, मैप बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो भैया ये मौखारी जो है ना, इसके बारे में क्या मैं आपको बताऊं। देखो ये मौखारी से भी बहुत अच्छा संबंध रहा इनका, बिकॉज ये मौखारी में है ग्रह वर्मन। ये कनौज वाला आसपास क्षेत्र में मौखारी वंश, यहाँ का एक राजा है ग्रह वर्मन, इनसे शादी होता है हर्षवर्धन की बहन का, हर्षवर्धन की बहन का। तो ध्यान रखिए हर्षवर्धन का एक तरह से बहनोई, यहाँ पे हर्षवर्धन का एक तरह से दामाद। रिलेशन देख रहे हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करके हर्ष साम्राज्य अपने आप को पावरफुल करने में लगा है। मतलब कहने मतलब कि कहीं से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस तरह चीजें हो रही थी। अब देखिए इधर के जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये गौड़ लिखा है, गौड़। यहां पर गौड़ वंश का शासक था, नाम था भैया शशांक। क्या नाम था? शशांक। ये है बंगाल वाला जगह है, ईस्ट बंगाल। बंगाल का ये जो जगह है, ध्यान रखिएगा, गौड़ वंश का शासक है जो हमेशा गुप्ता के दुश्मन रहे। देखिए बर्मन है, ये है कामरूप वाला क्षेत्र। कामरूप मतलब असम का राजा है, यहाँ पे असम का क्षेत्र है। यहाँ पे बर्मन है जो हर्षवर्धन, मतलब समझिए, मतलब आप पुष्यभूति या हर्षवर्धन ही समझ लीजिए, इनका हम फ्रेंड है, ठीक है। ये क्या है? ये फ्रेंड है, ये रिलेशन, ये दुश्मन गौड़। और देखिए ये जो बीच में देख रहे हैं मालवा, मालवा में देखिए शासन कर रहा है भैया, मैं इसको ऐसे बना दूं, मालवा में शासन कर रहा है एक बहुत ही, इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, उत्तरगुप्त। क्या नाम है? उत्तरगुप्त। सब अपने कॉपी पे लिखना है, ठीक है। उत्तरगुप्त और गौड़ हमेशा दुश्मन रहे हैं आपके हर्षवर्धन का, पुष्यभूति वंश का। ये देख रहे हैं नर्मदा रिवर पार हुई है, ये नर्मदा रिवर बाउंड्रीज बनाती है। तो हर्षवर्धन का जो अब ध्यान रखिएगा, उस नर्मदा रिवर के नीचे वाला जो पूरा एरिया है, साउथ, पूरा दक्कन वाला साउथ इंडिया का जो बात करेंगे, यहाँ पे है चालुक्यों का शासन। कौन है? बादामी के चालुक्य। कौन है? बादामी के चालुक्य। ये भी इसको इसमें तो कभी नहीं जीत पाया, हर्षवर्धन ने इससे कभी नहीं जीत पाया। हालांकि लास्ट में चालुक्य ने हर्षवर्धन को हरा भी दिया। चालुक्य के राजा पुलकेशिन सेकंड ने 634 में हर्षवर्धन को हरा देता है, ठीक है। ये आपका एहोल इंस्क्रिप्शन में आपको इसका नाम आपको देखने को मिलता है, इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक है। ये हमने पूरा देख लिया एक तरह से कौन कौन से छोटे छोटे किंगडम हैं उसके समय में, ठीक है। फिर उसके नीचे पल्लव भी है, वो साउथ इंडिया की बात है, वो हम उसको अभी नहीं यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर इधर में जो आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, यहां पर है भैया हून। कौन है? हून। अब मैं इन्हें इसको इसलिए बताया कि मैं अब एक चीज आपको बताने वाला हूं, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को समझिएगा, ठीक है। देखिए बेसिकली एक चीज हम समझेंगे, पहला बात सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्रोत हर्षवर्धन के काल का, हर्षवर्धन काल का, पुष्यभूति वंश का, जो बोल लीजिए आप, पूरे हर्ष साम्राज्य का हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसका स्रोत क्या है भैया? उसके स्रोत हैं हर्ष चरित्र। हिंदी वाले या इंग्लिश मीडियम वाले आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना, हिंदी इंग्लिश मत करिएगा, क्योंकि मैं अब नाम भी इंग्लिश में लिखूं हिंदी भी लिखूं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं ना। हर्ष चरित्र जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। हर्ष चरित्र जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ये इसके पोएट थे, इसके दरबारी कवि थे हर्षवर्धना का। तो ये हर्ष चरित्र बाणभट्ट है, और भी एक दो किताब है, ध्यान रखिए, कादम्बरी है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ऐसे किताब है, मैं आप आगे बताऊंगा, इनसे ही पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है इस वंश के बारे में, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है उस चीज को हम लोग आज करेंगे क्लियर। देखिए बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं पुष्य भूति डायनेस्टी के बारे में, पुष्य भूति वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पुष्य भूति वंश जो कि स्टार्टिंग में थानेश्वर हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में गुप्ता के सामंत के रूप में स्थापित थे। गुप्ता के डिक्लाइन के बाद इनका वहां पे शासन होता है, एक तरह से इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि आपको हर एक चीज में लिख के दूंगा तभी आप लोग समझ पाइएगा, मुझे पता है। फ्यूडेटरी ऑफ गुप्ता, स्टार्टिंग में क्या थे? ये सामंत थे, ठीक है। आप देखिए अब इसके बाद ये देखिए पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति नाम के थे, उन्होंने ही इस चीज का स्थापना किया था ओरिजिनली में, ध्यान रखिएगा। बट हम शुरुआत के 3 रूलर्स के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलता, स्टार्टिंग के 3 रूलर के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलता है। हमें जो जानकारी मिलता है वो आता है प्रभाकर वर्धन से। मेरे बात को, प्रभाकर वर्धन से हमें सब कुछ ये सब जानकारी मिलना स्टार्ट होता है। और ये प्रभाकर वर्धन के समय चीजों को समझेंगे, बहुत मजा आएगा देखिए पढ़ने में। पहला बात ये है फोर्थ किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी प्रभाकर वर्धन। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये आपके हर्षवर्धन के फादर भी हुए, ओके। देखिए अब चीजों को समझिएगा। प्रभाकर वर्धन भी है गद्दी पर, प्रभाकर वर्धन पड़ जाता है भैया बीमार, ठीक है। प्रभाकर वर्धन बीमार पड़ गया है। 2 इसके वैद हैं, सुसेन एंड रसायन, 2 इनके राजवैद हैं, ये प्रभाकर वर्धन का इलाज कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली डाइड। क्या होता है? प्रभाकर वर्धन क्या होता है? इनका मृत्यु हो जाता है। प्रभाकर वर्धन का मृत्यु हो गया। इधर हून है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है इसका, देख रहे हैं? जैसे ये क्या है, ये क्या हर्ष साम्राज्य है, ये हर्ष साम्राज्य में आप समझ रहे हैं, ये पुष्यभूति वंश है। तो पुष्यभूति वंश के जो वेस्टर्न पार्ट है उसको ऑलरेडी उन्होंने आक्रमण कर लिया। मैं यहां पे बना दूं, ये अगर हर्ष साम्राज्य है तो ये वाला जो पार्ट है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ जाएगा, ठीक है। ये जो पार्ट है, टाइम लगेगा लेकिन चीजों को मैं समझा पाऊंगा पूरा अच्छे तरीके से। ये हुनों ने जीत लिया, हुन आक्रमण कर दिया, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। अभी जो पुष्यभूति वंश है इसके ऊपर खाली पहाड़ टूट रहा है। कैसे पहाड़ टूट रहा है? ध्यान रखिएगा। देखिए हालांकि जो ये
प्रभाकर बर्धन था, एक बहुत ही मिलिट्री में अगर बात करते हैं, मिलिट्री में बहुत ही एक तरह से बहुत ही ग्रेट जनरल था, इसके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी था, इसने बहुत सारा युद्ध भी जीता था। हालांकि उनको हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, हम ध्यान से चीजों को समझेंगे। अच्छा, प्रभाकर बर्धन का मैं पहले ये, ठीक है, ये होगा डाइड। अब इसके बारे में थोड़ा सा, अब ये मर चुका है और यहाँ पे हुनून आक्रमण कर दिया है। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से बाहर जाऊंगा, थोड़ा सा मैं एक चीज मैं आपको लिख दूं, मैरिटल अलायंस। प्रभाकर बर्धन ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कहां कहां से, तो ध्यान रखिएगा, मौखारी, मौखारी कनौज वाला जो मौखारी है वहां के मौखारी, ध्यान रखिए मौखारी कहां पे, ये मौखारी वंश कहां पे है, कनौज में, ठीक है, कनौज में है। इसको कन्या कबूजा बोला जाता है, पहले क्या बोलते थे इसको, देखिए ध्यान, कन्या कुब्जा, ठीक है, कन्या कुब्जा। तो कन्या कुब्जा बोलते थे, कनौज बोलते थे। यही कनौज आगे जाके बहुत ज्यादा फेमस होता है, ध्यान रखिएगा, जब ये हर्ष अपना राजधानी बनाता है, ठीक है। ये है भैया कन्या कबूजा। मिलिट्री अलायंस किया, किसके साथ किया, आपको मैंने ऑलरेडी में पहले बता दिया हूं, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी देखिए आप चीजों को समझिए मैंने क्या बताया था। इसने शादी किया है, ग्रह बर्मन से करवाया है, ग्रह बर्मन ऑफ मौखारी से शादी किसका हुआ भैया, प्रभाकर बर्धन की बेटी, हर्षवर्धन का बहन राज्यश्री। ओके, अब मैंने इसको क्यों बताया, राज्यश्री के बारे में मैंने क्यों बताया आखिर, इसलिए मैंने बताया कि अभी इसके ही मैं कहानी कहने वाला हूं, ठीक है। देखिएगा चीजों को रिलेट करते आइए। मैरिटल अलायंस हुआ भैया मौखारी के राजा ग्रह बर्मन का अपने बेटी राजश्री के साथ करवाया प्रभाकर बर्धन ने। टाइमलाइन को समझिए। अब देखिए ये तो शादी है, एक तरह से रिलेशन है मौखारिज का। अब ये जब इनका पिता का मृत्यु हुआ, उन्होंने आक्रमण किया, अब इनको न्यूज आता है, इनको न्यूज आता है कि आपके जीजाजी, मतलब अब देखिए प्रभाकर बर्धन का तो डेथ हो गया, इसके बाद प्रभाकर बर्धन का बड़ा बेटा राज्यवर्धन, मैं हिंदी लिखता हूं राज्यवर्धन, राज्यवर्धन को समाचार मिलता है कि ग्रह बर्मन की हत्या कर दी गई है मालवा किंग देवगुप्ता और गौड़ के किंग शशांक के द्वारा। देखिए दोनों ने मिलकर, दोनों ने दोस्ती करके इस पे अटैक किया और इसके राजा ग्रह बर्मन की हत्या कर दी और इसकी पत्नी राजश्री जो कि राज्यवर्धन की बहन थी, हर्षवर्धन की बहन थी, उसको बंदी बना लिया। ये बात हो गया। अब ये जब न्यूज सुना कि राजश्री को बंदी बना लिया गया है, ये बदला लेने के लिए जो राज्यवर्धन है वो चलता है मालवा की ओर। मालवा की ओर जाता पहले कि भैया देवगुप्त उत्तरगुप्त था, मालवा की ओर जाता है, मालवा के शासक को हराता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो गौड़ा के शासक है शशांक इसका हत्या कर देता। ये जो पुष्यभूति वंश, इस भी इतना ज्यादा पहाड़ टूट गया दुखों का। अब इसका छोटा भाई डैड इज हर्षवर्धन को सारे न्यूज सुनाई पड़ता है कि ऐसा कंडीशन हुआ, ऐसा कंडीशन हुआ। वो पागल हो जाता है, फिर भी उसको साहस बांधता है, वो जाता है कनौज की ओर, फिर से वो आक्रमण। देखिए अभी तो कनौज के पास कौन है, कनौज में भी कौन है, गौड़ शासक, क्योंकि कनौज में तो ऑलरेडी है उसके शासक का हत्या कर दिया ग्रह बर्मन का, तो कनौज में भी बैठा हुआ कौन है, हमारा ये गौड़ बैठा हुआ, शशांक बैठा हुआ। जाता है कनौज, ठीक है। उसके बाद उसकी बहन, न्यूज पता चलता है कि जो उसकी बहन है वो कैसे कैसे इनके चंगुल से, जो गौड़ के चंगुल से वहां से वो निकल चुकी है, भाग गई वहां से, कैसे कैसे इम्प्रिजन थी पहले से, मतलब वहां कैदी बनाई हुई थी, वहां से भाग गई है और अपने आप को विंध्याचल पर्वत की तरफ सती होने के लिए वो चली गई है, सती होने जा रही थी। ये न्यूज सुनाई पड़ता है, ये न्यूज पता चलता है इस चीज के बारे में कि आपकी बहन सती होने वाली है। ओके, एक दिवाकर मित्र होते हैं, बौद्ध भिक्षु हैं दिवाकर मित्र, वो इनको न्यूज देते हैं, फिर यही अपनी बहन को जाकर छुड़ाता है, ठीक है। और उसके बाद ये
शशांक से ये जो आप समझ देख रहे हैं ना, कनौज वाला क्षेत्र को जीत जाता है। अब चूंकि कनौज में तो कोई शासक है नहीं, वहां शासक तो मर चुका है, तो इसकी बहन के आज्ञा के अनुसार, अपनी बहन के सिफारिश पे नहीं, तो इनकी बहन बोलती है कि आप तुम ही के शासक बन जाओ। तब वहां से जो राजधानी पहले थानेश्वर था पुष्पभूति का, वो राजधानी को हर्षवर्धन के टाइम में यहाँ पे आ जाता है, और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनौज बनाती है, और यही कनौज आके जाके बहुत ज्यादा फेमस बनता है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की आपको जरूरत थी। अभी देखिए, इस बैकग्राउंड को इतने अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा कि आपको इसके लिए परेशानी होना। देखिए समझिएगा, प्रभाकर वर्धन है, अभी कौन है? हर्षवर्धन, राजवर्धन के पिताजी। प्रभाकर वर्धन के समय में क्या होता है कि राजश्री को जेल में, राजश्री को कैदी बना लिया जाता है, क्योंकि इसके पति हैं ग्रह वर्मन, जो बैठे हैं मौखारी के हैं, कनौज में बैठे हैं। कनौज में अटैक किया जाता है किसके द्वारा भैया? तो देवगुप्ता के द्वारा, जो कि ध्यान रखिएगा, जो कि मालवा के शासक है। ठीक है, मालवा के शासक है। देवगुप्त या उत्तरगुप्त आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो मालवा के शासक है, मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक, दोनों ने मिलकर ग्रह वर्मन की हत्या कर दी और उसकी पत्नी राजश्री को बंदी बना लिया। इस न्यूज का सुनाई पड़ता है, इस न्यूज के बारे में पता चलता है राजश्री के बड़े भाई राज्यवर्धन का। ऐसे प्रभाकर वर्धन की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। राज्यवर्धन को अभी सुनाई पड़ता है भाई, राज्यवर्धन निकलता है मालवा की ओर। कहा जाता है? मालवा की ओर। मालवा के रोड को, हालांकि देवगुप्ता को हत्या कर, देवगुप्ता को हरा देता है, बट अनफॉर्चुनेटली शशांक के द्वारा फिर इसकी हत्या कर दी जाती है। राज्यवर्धन जो कि हर्षवर्धन का भाई था, ये जब इसको न्यूज सुनाई पड़ता है, तो इस चीज का न्यूज आप इसके बारे में सुनाई पड़ता, देखिए मैं आपको लिख दूं, न्यूज अबाउट ब्रदर डेथ। देखिए, भाई के मृत्यु का न्यूज देता है कौन? कुंतल। कौन देता है न्यूज? कुंतल देता है, ये ध्यान रखिएगा। भाई के मौत का जो समाचार है, ये हर्षवर्धन को मिलता है कुंतल के द्वारा। अभी कुंतल अभी हर्षवर्धन गद्दी पे नहीं बैठा, हालांकि इसमें चीजों को समझिएगा, गद्दी में बैठेगा देरी से। ओके, ये हो गया। अब देखिए समझिएगा, जब ये चीजें होता है और न्यूज अबाउट हिज सिस्टर सती, और ये भी न्यूज आता है कि जो आपकी बहन है वो इनके चंगुल से, जो जिनको बंदी बना के रखा था, इनके चंगुल से निकल गई है और सती होने जा रही है। क्या होने जा रही है? सती होने जा रही है विंध्याचल पर्वत पे। ये न्यूज सुनता है, ये न्यूज कौन देता है? सिस्टर के सती होने का न्यूज कौन देता है? दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में क्यों बता रहा हूं? यही दिवाकर मित्र के कहने पर बुद्धिज्म को स्वीकारता है। ध्यान रखिएगा, एक बौद्ध भिक्षु था दिवाकर मित्र। ठीक है, देन हर्षवर्धन जब न्यूज सुनता है अपने सिस्टर के इम्प्रिजमेंट का, और वो जा रही थी सती करने, देन ही गोज टू, अपने बहन को छुड़ाता है, और उसके बाद शशांक को भगाता है कनौज से। कनौज में शशांक बैठा हुआ था ग्रह वर्मन की हत्या करके। शशांक को भगाने के बाद फिर वो राजा बनता है। राजा बनने के बाद अपनी बहन के आज्ञा के अनुसार अपनी बहन बोलती है कि तुम ही यहीं के बन जाओ शासक, और वो अपनी राजधानी को थानेश्वर से कनौज लाता है। अब चीजों को समझिएगा, क्या समझना है मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, अब ये जो पूरा एरिया हो गया, किसका हो गया? हर्षवर्धन का हो गया कि नहीं बताइए? थानेश्वर भी उसका, कनौज भी उसका, मालवा से भगा दिया, मालवा भी उसका। ये पूरे एरिया पर अभी हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन अभी और आगे बढ़ेगा। ठीक है, और ये सब सारे हेल्प, ये सारा कामों में हेल्प भी करता है ये आसाम के, ये जो बर्मन आप देख रहे हैं ना, आसाम के भास्कर बर्मन, ये हेल्प करता है। यहां तक आई थिंक आपको सब चीजें समझ में आया होगा। तो मैं अब चलूंगा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब हर्षवर्धन के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, अब हर्षवर्धन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है, चलिए देखिए,
हर्षवर्धन 606 से लेके 647 एडी तक गद्दी पर बैठता है। कितना? 606 से लेके 647 एडी, मैं एडी बोल रहा हूं बार बार, एडी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बारे में हम क्या क्या जानेंगे? हर्षवर्धन के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलता है, लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक साक्ष्य बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं समझ जाए चीजों को, ठीक है। तो हर्ष चरित्र है, जो लिखा गया भैया बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। हर्ष ने ऑलरेडी लिटरेरी सोर्स तो हर्ष जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, एंड हर्षवर्धन ग्रेट पैट्रोनेज ऑफ लिटरेचर। हर्षवर्धन खुद में एक बहुत बड़ा संरक्षक रहा साहित्य का, बहुत बड़े बड़े लोग इसके दरबार में रहे, कवि रहे, उनके बारे में हम समझेंगे कौन कौन थे। ओके, आपका सारा चीज कंसेप्चुअल चीजें आ चुकी है, मतलब फैक्चुअल चीजें आ चुकी है, ध्यान दीजिएगा। ग्रेट पैट्रोनेज ऑफ लिटरेचर, हर्षवर्धन ने खुद तीन ड्रामा लिखा। ठीक है, खुद 3 ड्रामा लिखा। अब तीनों ड्रामा का आपको नाम याद रखना है, कौन कौन सा ड्रामा लिखा। प्रियदर्शिका, ओके, सब हर्षवर्धन के द्वारा लिखा है, ठीक है। रत्नावली, एंड थर्ड वन इज नागानंदा। ये दोनों एक तरह से समझिए कि रोमांस कॉमेडी है, ठीक है। तो कितनी किताब लिखी इन्होंने? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। इन्हीं सब किताबों से हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खुद इनकी किताबों से। ओके, अब मैंने क्या बोला? ग्रेट पैट्रोनेज ऑफ लिटरेचर। तो कहीं ना कहीं इनके दरबार में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे होंगे। पहला तो भैया बाणभट्ट, बाणभट्ट की किताबें कौन कौन सी हैं? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के अंदर में क्या है समझिएगा। हर्षचरित्र के अंदर में देखिए, जो हर्षचरित्र है इसके 8 पार्ट है, और 8 पार्ट में जो 3 पार्ट है बाणभट्ट ने खुद सेल्फ अपने बारे में लिखा, और 5 पार्ट में लिखा उसने हर्षा के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनके और भी किताब है, एक तो ये हो गया, इनके और भी किताब है। कौन कौन सी किताब है भैया? चीजों को समझिएगा। पार्वती, परिणय, नॉट इंपॉर्टेंट बट महत्वपूर्ण कौन है? कादम्बरी। कादम्बरी और हर्षचरित्र दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कादम्बरी संस्कृत में लिखा गया था। ये हमने बताया हर्षवर्धन के बारे में। दरबारी का भी था, इसने अपने राजा के बारे में बहुत अच्छी चीज लिखा। ओके, आगे चलते हैं। आगे है मयूरा। लेखक ये भी पोएट हैं, ये भी ऑथर हैं। इन्होंने कौन सा किताब लिखा? मयूर सटाका। क्या लिखा? मयूर सटाका। देख रहे नाम किताब का, मयूर सटाका। देखिए, आई थिंक हिंदी वालों को दिक्कत नहीं हो रहा है, बिकॉज ये सारे कुछ ऐसे टर्म है ही नहीं कि यहाँ पे इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहा हूं, बस नाम तो है, ठीक है। मयूर सटाका। एक थे वर्तहरी, ठीक है, वर्तहरी थे एक। वर्तिहरी,
इनका किताब अगर आप बात करें तो है वाकापद्य, वाकापद्य, वाकापद्य। ये एक संस्कृत, ये ग्रामर का किताब है। क्या है ये? ठीक है। भर्तृहरि के बारे में हमने देखा, मतंग दिवाकर, मतंग दिवाकर। ओके, तो ये सारे इनके दरबार में रहने वाले लोग थे और इन सारे चीजों से इनके बारे में हमें जानकारी मिलता है। और हम बात कर लेते हैं लिटरेरी सोर्स में हमने लिखा है हर्षचरित्र के बारे में। एक है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चाइनीज यात्री था, चाइना के यात्री था, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा पाने के लिए आया था इंडिया में। और इसने जो भी चीजें देखा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और 15 साल लगभग रहा था। इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे और ये भी जो चीजें लिखा कहीं ना कहीं हमें जानकारी मिलता है हर्षवर्धन के बारे में। बात को समझ रहे हैं बात को? अब देखिए हर्षवर्धन के बारे में और क्या हम जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन था शिवाइज्म मीन्स शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है। एंड ऑल्सो बुद्धिज्म को भी इसने अपनाया। ठीक है, तो ये दो चीज महत्वपूर्ण है। इसने शिवाइज्म को भी अपनाया और इसने बुद्धिज्म को भी अपनाया। इस चीज को आप लोग समझिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बारे में और हम क्या चीज समझेंगे, उस चीज को आपको समझना है कि इसके विक्ट्री के बारे में, कि हर्षवर्धन ने किन किन क्षेत्रों को जीता, इसने अपने साम्राज्य को कहां कहां तक फैलाया। हालांकि अभी हमने देखा था कि कन्नौज वाला क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र, मालवा वाला क्षेत्र अभी सब इसके अंदर में है, बट और कौन कौन सी चीजों को जीता उसको हम लोग देखेंगे इस नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, विक्ट्री। विजय अभियान जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, हिंदी में विजय अभियान यार। ओके, अब देखिए समझिएगा चीजों को। इसके विक्ट्री के बारे में अगर आप चीजों को समझिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो एक इसका कहने का मतलब कि ध्यान रखिएगा, नॉर्थ इंडिया वाला क्षेत्र, देखिए नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र में इसको ऐसा कर दूं, नॉर्थ इंडिया में इन्होंने 5 क्षेत्रों को जीता, 5 जगह को जीता। ठीक है, जिसे बोला गया 5 इंडीज। क्या बोला गया? 5 इंडीज। देखिए अब मैं उसका नाम लिख दूंगा यहाँ पे। इसने नॉर्थ इंडिया में 5 क्षेत्रों को जीता, उसे बोला गया 5 इंडीज। और वो कौन कौन से क्षेत्र थे उसके बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, नाम में पंजाब, इंडिस मतलब यहाँ पे इंडस मत समझिएगा। ठीक है, बस इंडिज लिखा गया, जैसे कि बेसिकली जो ह्वेनसांग था उसने अपने बुक में जी लिखा है। पंजाब हो गया, कन्नौज हो गया, कन्नौज तो इसका था ही, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, मिथिला हो गया। ठीक है, जैसे कि इनने नॉर्थ इंडिया को इन 5 क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल किया और टाइटल लिया, और इन 5 क्षेत्रों पर इन्होंने कंट्रोल करके जिनको उपाधि दिया गया, इन्होंने 5 क्षेत्रों को जीता, इसको उपाधि मिला शीलादित्य का। शीलादित्य भैया, शीलादित्य का उपाधि इन 5 क्षेत्रों को जीतने के बाद इन्हें मिलता है। ठीक है, सॉरी शीलादित्य। ठीक है, किसके द्वारा मिला? उपाधि दिया ह्वेनसांग ने, ह्वेनसांग ने। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये उपाधि ह्वेनसांग के द्वारा दिया गया। ह्वेनसांग कॉल्ड हिम शीलादित्य आफ्टर विनिंग 5 इंडीज। ओके, नॉर्थ इंडिया की तरफ इनका अभियान रहा। अब देखिए और अगर हम बातों को समझेंगे तो हालांकि शशांक, नाम तो सुना है आपने शशांक के बारे में, गौड़ शासक, बंगाल का गौड़ शासक। हालांकि इसके बारे में उतना कहीं पे लिखा नहीं गया है कि इसने शशांक को हराया, बट प्रोबेबली ही डिफीटेड शशांक, और इसने अपने एरियाज को उड़ीसा तक बढ़ाया। ठीक है, ध्यान, शशांक को हराने के बाद
अपने एरिया को कहां तक बढ़ाया, ओडिशा तक। ओडिशा में जगह है कोनगोडा, ओडिशा को भी जीता भैया। इसने सिंध को भी जीता, सिंध समझ रहे हैं, कश्मीर, ठीक है, सिंध, इसने सिंध को भी जीता। इसने वल्लभी को भी जीता, वल्लभी जो गुजरात में है, और यहां पर था भैया मैत्रक वंश, तो इसने वल्लभी को भी, जो पश्चिम में ऑप्शन है वेस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। इसका सीमा आप देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है, वेस्टर्न पार्ट में बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, ठीक है। अभी इस चीजों को समझ रहे हैं। ईस्ट में देख लीजिए, ईस्ट में, अच्छा पूर्वी में कौन आ जाएगा, पूर्वी में आपका आ जाएगा कामरूप। कामरूप जो आपका एरिया था, वहां का एक राजा है, उनका नाम है कारा वर्मा या वर्मन। यहाँ के राजा है कारा वर्मन, जिन्होंने इसके लॉर्डशिप को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट हिज लॉर्डशिप। मतलब क्या हुआ कि इसके अधीन रहना पसंद किया, हम इसके सामंत बनना पसंद किया, तो ये हुआ ईस्ट की तरफ, ईस्ट को जीत गया। इधर वल्लभी जीता हुआ है, सिंध जीता हुआ, शशांक को जीता हुआ है, नॉर्थ इंडिया वाले पूरे पार्ट को जीता हुआ है। बात को समझ पा रहे हैं। देखिए ये जो वल्लभी वाला जो है ना, वल्लभी के बारे में जो आपको मिलता है, इसके बारे में बता दूं आपको, ये ध्यान रखिएगा, एक नौसारी, ध्यान रखिए कि कौन सा है, नौसासी, सॉरी नौसासी, नॉट नौसारी, नौसासी का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, मतलब ताम्रपत्र अभिलेख, उसमें ये चीज मिलता है, ठीक है। नौसासी का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है, इसने ध्रुव सेना सेकंड को हराकर वल्लभी को अपने राज्य में मिलाया। ध्यान रखिएगा, ध्रुव सेना वही जो इसके क्या थे, इसने अपनी बेटी का शादी ध्रुव सेना से किया था, और फिर ध्रुव सेना को हराया भी है, ऐसा इसमें आपको देखने को मिलता है। ओके, हालांकि ये जब ये लिखा हुआ तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो इन क्षेत्रों को जीत रहा है, मैं इनको मैप पे अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, मैप पे अगर मैं इनको दिखाऊं, ध्यान रखिएगा, हाँ ये हमारा मैप भैया, वल्लभी जीत चुका है, ओके, मालवा ऑलरेडी जीत चुका है, इधर बर्मन इसके अंदर में है, ये पाटलिपुत्रा, कनौज, ये सब सारे क्षेत्र ऑलरेडी, देखिए जो मैंने बाउंड्री बनाया ना, अभी बाउंड्री देखिए, सिंध भी जीत चुका है, इधर आपका पंजाब कश्मीर जीत चुका है, हुनों को भगा दिया, देख रहे हैं। इतने बड़े एरिया में इसका शासन है जो मैंने बनाया। देखिए मैप बहुत गंदा हो गया, मैं मैप को साफ कर दूंगा, हालांकि कोई बात नहीं। देखिए ये पूरा आ गया अब इसका एरिया, कहां से स्टार्ट हुआ था, छोटी से थानेश्वर से, समझ रहे बात को। तो आप चीजों को समझिए कि आखिर ये साउथ की तरफ क्यों नहीं जा पाया। मैंने पहले बताया था कि भैया यहां पर नीचे में है चालुक्य, तो मैंने क्या बताया था कि चालुक्य से ये कभी ना जीत पाया। तो आप ऐसे लिखेगा बाउंड्री, ये है भैया नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा रिवर, इसके नीचे है चालुक्य, ये है आपका हर्षा का बाउंड्री, ठीक है। नर्मदा रिवर से मतलब साउथ की तरफ ही अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाया, ध्यान रखिएगा, इसने अपने साउथ की तरफ अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाया। और चालुक्य किंग, चालुक्य के राजा पुलकेशिन सेकंड, क्या नाम है, पुलकेशिन सेकंड के द्वारा इसका हार होता है, पुलकेशिन सेकंड के द्वारा इसका हार होता है 624 एडी में। कब होता है, 624 एडी में पुलकेशिन के द्वारा इनका हार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये आपको मिलता है सॉरी 624 नहीं 634, पता नहीं क्या होता, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, हालांकि हम पुलकेशिन चालुक्य में ये चीज को पढ़ेंगे। ऐहोल इंस्क्रिप्शन में इस चीज का उल्लेख है जो कि रवि कृति का उल्लेख है, रवि कृति के ऐहोल
अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को हराया था 634 एडी में। और इस हार के बाद पुलकेशिन तो जीत गया, अब तो हार हुआ उसका। जब पुलकेशिन जो है एक उपाधि लेगा, वो उपाधि आप समझिएगा क्या, कौन सा उपाधि है, मैं लिखने वाला हूं, बहुत बड़ा उपाधि है। सकल उत्तरा पथा अनंथा। सकल उत्तरा पथ अनंत मतलब, सकल उत्तरा पथ अनंत मतलब क्या हो गया भैया, लॉर्ड ऑफ इंटायर नॉर्थ, पूरे उत्तर का हम हैं भगवान, ठीक है। लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, या नॉर्थ या इंटायर नॉर्थ समझिए, मतलब सकल यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे इंटायर लगा लीजिए। इंटायर मतलब पूरे उत्तर भारत का, या उसमें भारत तो नहीं है, मतलब पूरे उत्तर का लॉर्ड। और देखिए वहां पे जो उस समय के शासक हैं अपने आप को भगवान का एक प्रतिनिधित्व समझते थे, ठीक है। ये हुआ जो आपने इसके एक्सपेंशन, इसके विक्ट्री के बारे में चीजों को समझा, ठीक है। हालांकि ओके, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसने अपना कैपिटल कहां बनवाया था, कैपिटल इसने बनाया कन्नौज, ठीक है। तो देखिए एक सवाल आया कि हर्षवर्धन का राजधानी कहाँ था, तो कन्नौज होगा, कभी भी थानेश्वर मत रखेगा, ठीक है। बिकॉज ये गद्दी पे बैठने से पहले क्या, इसने गद्दी पे बैठा नहीं था, किसने अपने राजधानी को कन्नौज ही रखा, थानेश्वर सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया था, ठीक है। लेकिन आपको अगर ऑप्शन में ना रहे कन्नौज, देन आप थानेश्वर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसका राजधानी कन्नौज था। इसका अगर हम बात करते हैं सॉदर्न बाउंड्री, तो नर्मदा इसके सॉदर्न बाउंड्री को बनाता है। अगर इसकी ईस्टर्न बाउंड्री की बात करते हैं, तो ईस्टर्न में इसके जो भास्कर बर्मन है, वहां पे किंग जो आपका देख सकते हैं ईस्ट में, यहाँ कारा बर्मन और भास्कर बर्मन जो वहां पे किंग है, वहां तक इनका शासन रहा। ध्यान रखें, वेस्ट में देखते हैं तो बल्लभी तक रहा। और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो नर्मदा के पास जो विंध्यन पर्वत है, विंध्यन जो पर्वत है, वहां के जो कुछ फॉरेस्ट ट्राइब थे, जो मैंने गुप्ता के समय बताया था, कुछ ऐसे फॉरेस्ट ट्राइब जो है, जो जिसको विक्रमादित्य ने ऑलरेडी हराया था, तो वो कहीं ना कहीं वो फॉरेस्ट ट्राइब भी इसके अंदर में रहते हैं। उन्होंने इनको हमेशा समय समय पर इनको ट्रिब्यूट पेड करते रहा, और साथ ही साथ इनको मिलिट्री सपोर्ट भी देता रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ओके। यहाँ तक आप चीजों को समझ पाए होंगे। देखिए जो अब हम बताने वाले हैं, इसके कुछ रिलीजियस चीजों को देखिए, ये तो आगे अलग चीज, हालांकि हम फिर बताते हैं, ओके। यहाँ तक लाइए, छोटा टॉपिक है, रिलीजियस एस्पेक्ट। धर्म वाले चीजों को समझेंगे, हर साम्राज्य के धार्मिक चीजों को समझेंगे, धार्मिक पक्ष को समझेंगे क्या है, ओके। देखिए थोड़ा वीडियो देखिए लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो पहला बात ये क्या है, शैव मतानुयायी, मैंने अभी तक सैविज्म है, सैविज्म को फॉलो करता है, ठीक है। अब देखिए शैव मतानुयायी के बारे में राजतरंगिणी में मिलता है। राजतरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास है, लेखक भैया, लेखक कौन है राजतरंगिणी के, कल्हण है, ठीक है। देखिए राजतरंगिणी में तो है ही, और एक नालंदा में एक मोहरे मिले हैं, मीन्स कॉइन मिले हैं नालंदा में, उस पे इसका नाम श्री हर्ष, मैं पूरा हिंदी लिख दिया आपको, बात नहीं, श्री हर्ष परम महेश्वर ओलनी महेश्वर और सोनीपत, हरियाणा सोनीपत, वहां की जो मोहरे हैं, वहां पे इनका नाम दिखाई पड़ता है भैया। सॉरी, वहां पे मोहरे पे ध्यान रखिएगा, मैं जो बताने वाला हूं, ओके। देखिए वहां पे जो मोहरे हैं, वहां पे शिव के सवार नंदी का चित्र अंकित है। देखिए अपने मोहरों पे, अपने जो सिक्के हैं उन पे ये शिव के सवार नंदी का चित्र बनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शैविज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित है, शैव धर्म को मानते हैं, ओके। ये हो गया।
हालांकि ये बौद्ध धर्म को ही मानते थे, बौद्ध धर्म को ही मानते थे। अब देखिए बौद्ध धर्म को मानते थे, इसके बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं इसके बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म को मानते थे कि नहीं मानते थे, इसके बारे में बहुत एक डिटेल है। ओके, देखिए कन्नौज इसकी राजधानी है ना, कन्नौज इसकी राजधानी है कन्नौज। कन्नौज में एक ये बहुत बड़ा, ध्यान रखिएगा, कन्नौज में एक बहुत बड़ा ये असेंबली ऑर्गेनाइज करता है, सभा, महासभा, ग्रैंड असेंबली ऑर्गेनाइज एट कन्नौज। देखिए ये जो असेंबली ऑर्गेनाइज करता है 643 एडी में, हालांकि डेट महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला, इसमें सब धर्म के लोग आते हैं। भैया सब धर्म के लोग आते हैं, कौन कौन धर्म के लोग आते हैं इसमें? देखिए पहला बात 18 कंट्री से लोग आते हैं, 18 देशों से लोग, 3000 ब्राह्मण शामिल है इसमें, 3000 बुद्धिस्ट शामिल हुए इसमें, 1000 जैन शामिल हुए इसमें। 23 डेज तक ये चला। इनके अध्यक्षता किसने किया? ह्वेनसांग ने किया। 23 दिन में 18 दिन तक ओनली चर्चा जो होगा भैया बुद्धिज्म के ऊपर। बहुत विरोध हुआ इसका, जो ब्राह्मण धर्म वाले थे, ब्राह्मण जो थे बहुत विरोध किया, जब पूरे इन्होंने पूरा बुद्धिज्म को सपोर्ट किया 18 दिनों तक, पूरा उसका ही चर्चा चला 23 दिनों में। हालांकि फिर भी चीजें चली। बहुत बड़ा ह्यूज टावर, बहुत बड़ा टावर बनाया। टावर मतलब बनाने का मतलब कि एक तरह मीनार टाइप का, उसमें गोल्डन स्टैटू ऑफ बुद्धा, बुद्ध भगवान की सोने की मूर्ति बनाई गई उस टावर पे, जिसके इस तरह से टावर बनाया, ठीक है, बहुत बड़ा, और बुद्ध भगवान की सोने की मूर्ति इसमें रख के और चारों तरफ पूरे राज्य में घुमाएगा। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं कि ये बुद्धिज्म का भी बहुत बड़ा समर्थक रहा। समझ रहे हैं बातों को? ग्रैंड असेंबली का आयोजन हुआ 643 में कन्नौज में, और इसमें ध्यान रखिएगा कि ह्वेनसांग इनके अध्यक्ष रहे, ठीक है, ह्वेनसांग इसके अध्यक्ष रहे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें मुझे अभी बताने हैं इसके बारे में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में समझिएगा, एक चीज मैं जवाब बताने वाला हूं। कहाँ गए ये तो रिलीजियस एस्पेक्ट आ गया ना। अब देखिए प्रयाग में, सब इसी के अंदर चल रहे हैं हम लोग, प्रयाग इलाहाबाद, प्रयाग में ये बहुत ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा ये त्योहार मनाना था, सोलिम फेस्टिवल। ये प्रयाग में हर साल सोलिम फेस्टिवल मनाता था। और ध्यान रखिएगा, और जब हर 5 साल के सोलिम फेस्टिवल तो मनाता है प्रयाग में, ठीक है, हमेशा ओकेजनली आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ 5 ईयर, सॉरी, आफ्टर द एंड ऑफ एवरी 5 ईयर, 5 साल जैसे होता था, 5 साल के लास्ट में, छठे साल में ये काम करता था। क्या काम करता था, चीजों को समझिएगा। महामोक्ष परिषद, हिंदी में भी सॉरी, इंग्लिश में भी महामोक्ष परिषद ही लिखा गया, ठीक है, ध्यान रखिए आप, ये नहीं कि इंग्लिश इसको काउंसिल बोलिएगा। महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था इलाहाबाद में ही हर 5 साल में, और इसमें ये पूजा करता था सूर्य का, ओके, शिवा का और बुद्धा का। अब देखिए सूर्य का पूजा क्यों करता था?
चलो शिवा बुद्धा तो मानते हैं, सूर्य का पूजा क्यों करता था? क्योंकि इनके जितने भी पूर्वज थे वो बेसिकली सूर्य भगवान को मानते थे। जैसे देखते हैं इसके पहले राज्यवर्धन, इनका भी नाम देखिए हर्षवर्धन। तो जो लास्ट में रन रन लगा हुआ है ना, वो सूर्य जो भी सूर्य भगवान को माने तो उन्होंने लगाया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं काका वर्मन हो गया उधर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे वर्मन वाले थे, वो कहीं ना कहीं सूर्य भगवान का उपासक थे, ठीक है। तो इन्होंने तीन धर्मों को इन्होंने माना, तीन डेटीज को इन्होंने फॉलो किया। तो इस चीज को आपको समझना। इसमें बहुत सारे कपड़े बांटते थे गरीबों के बीच में। महामोक्ष परिषद में काम होता था, क्या होता था? बहुत अच्छा काम। महामोक्ष परिषद में बहुत एक सही काम करता था। हालांकि चीज को मुझे एडमिनिस्ट्रेशन बताना चाहिए, लेकिन मैं यही बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन में रखता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। जो प्रशासन वाला चीज बताऊंगा मैं उसमें चीजों को बताऊंगा, ठीक है। अभी तो पॉलिटिकल चीजें चल रहा है, तो ज्यादा डिटेल में अगर मैं घुसूंगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। उस वहां भी बताने के लायक रहना चाहिए ना कुछ ना कुछ। अब देखिए ये हो गया, इसके बारे में और थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखेगा। एम्बेसी, इसने चाइना के साथ बहुत अच्छा राजदूतीय संबंध अपनाया। चाइना के साथ इसने बहुत ही अच्छा राजदूतीय संबंध अपनाया। ध्यान रखिएगा क्या अपनाया भैया, उस चीज को आपको समझना है कि इसने राजनीतिक संबंध या बोल लीजिए या तो कूटनीतिक संबंध बोल लीजिए, मतलब चाइना के साथ बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहा। उसमें चाइना में थे तांग एम्पायर। कौन सा एम्पायर था? तांग एम्पायर, ऐसे ही लिखा था टी कॉमा अंग। तांग एम्पायर के साथ इनका बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक मीन्स कूटनीतिक संबंध रहे। इन्होंने 3 एम्बेसीज देखिए, तांग एम्पायर ने 3 एम्बेसीज, 3 राजदूत को कहां भेजा? इनके दरबार में, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो लास्ट एम्बेसीज है, देखिए यही चीज जानकारी मिलता है, ठीक है। जो जानकारी मिलता है मैं वही लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं तीनों का नाम मिलता है, जो मिल रहा है वही मैं लिख रहा हूं। जो लास्ट एम्बेसी है उसका नाम था, ध्यान रखिएगा, लास्ट एम्बेसी आता है अंडर वांग हुइन से। देखिए तांग जो साम्राज्य है, तांग साम्राज्य का जो राजा है बांग हुइन से, उसके समय में तीसरा राजदूत आता है। हालांकि उस समय इसका कहने का मतलब कि नो मोर, मतलब कहने का मतलब कि ये जो हर्षवर्धन है उसमें नहीं रहता, ठीक है। मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। इस टाइम क्या हो गया? हर्षवर्धन डाइट, क्योंकि हर्षवर्धन ऑलरेडी पहले से डैड हो चुका था, ठीक है। हर्षवर्धन डाइट, ठीक है। हर्षवर्धन क्योंकि देखिए ये 647 में आता है, हर्षवर्धन का शासनकाल 641 तक है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी है। तीसरा जो राजदूत है जो भेजा गया वांग हुइन से के द्वारा, तो वो उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा कुछ इसके पॉलिटिकल पक्ष, इसके कुछ रिलीजियस पक्ष, कुछ लिटरेरी सोर्सेज रहे। सब चीजों को हमने इसमें कवर किया। अब हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में हेन सांग के बारे में। हेन सांग महत्वपूर्ण है, हेन सांग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भैया ये है हेन सांग, इंडिया में आता है एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। यहां से देखिए चांग जगह है, जियांग प्रांत है, यहीं से फायान भी आया था। देखिए एरिया ये आप देख सकते हैं मैप को, कि आपको कुछ सब याद नहीं रखना, बस कुछ कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं, ओके, कि कैसे कैसे इंडिया में आया था। देखिए तक ताशकंद होते हुए, समरकंद होते हुए, कुंडुज होते हुए, काबुल होते हुए, पेशावर होते हुए, ये श्रीनगर पूछ ये सब होते हुए कुल्लू है, जलंधर है, मथुरा है, कनौज है, अयोध्या है, कपिल वस्तु, लुम्बिनी, नेपाल भी गया, ठीक है। फिर बोध गया, नालंदा, इन एरियाज में घूमा, ठीक है। पूरा यहाँ देखिए ईस्टर्न गुवाहाटी तक गया। फिर देखिए इधर भी इन्होंने घूमा। बेसिकली चालुक्य के, जैसे उज्जैन में देखिए, उज्जैन में भी है, सूरत है, अजंता गुफाएं हैं, नासिक है, मुंबई है। इसने चालुक्य के दरबार में भी रहा। चालुक्य के बारे में ये लिखता है, ठीक है, हेनसांग। क्या नाम है इसका? हेनसांग। देखिए कभी ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है, हेनसांग। लौटा फिर इसके बारे में बताऊंगा। हेनसांग के बारे में जानिए। पहला बात, हेनसांग का टाइटल देखिए, क्या क्या इसको क्या क्या बोलते हैं? यात्रियों
का राजकुमार, क्या बोला, यात्रियों का राजकुमार, मीन्स प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स। शाक्य मुनि, नीति का पंडित, बहुत इसके पास नीति शास्त्र का ज्ञान था, मास्टर ऑफ लॉ। ये हेन सॉन्ग का टाइटल है, हेन सॉन्ग का टाइटल है। ये बेसिकली हेन सॉन्ग के बारे में अगर हम जानेंगे, सब अपने कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, ठीक है, एक एक चीज। 629 से लेके 645 एडी तक रहता है इंडिया में, 16 लगभग 16 साल या 15 साल, 15 ईयर, ठीक है, इंडिया में इसका टाइम पीरियड है 629 से 645 तक, 15 साल से ऊपर रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये है। अब इसने जो भी इंडियाज में देखा चीजों को, उन चीजों को अपने बुक सी क्यू के, अच्छा फायान का बुक का नाम क्या था, कमेंट करके बताइएगा। फायान का बुक का नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका बुक है सी क्यू की। उस बुक में इसने, ध्यान रखिएगा, इस बुक में इसने इंडिया मतलब भारत को क्या बोला, भारत को बोला इंतु, इंतु। इसने भारत को नाम जो बताया है इंतु बताया है। इसने हर्षवर्धन को बोला है ही से, मीन्स वैश्य जाति का था। इसने बोला कि जो हर्षवर्धन था वो वैश्य जाति का था। ओके, फिर इसने ध्यान रखिएगा, इसने कृषक, शूद्रों के लिए, जो शूद्र उसमें जाति थे, वर्ण व्यवस्था था, शूद्रों के लिए इसने कृषक शब्द का उपयोग किया कि कृषक थे, किसान थे। इसने चंडालों के बारे में बताया, जैसे कि फयान ने बताया था कि चंडालों का संख्या बढ़ गया था, चंडालों को छूत मानते थे, अछूत मानते थे, तो ये चंडालों का बारे में बताया। ओके, इसने यही बताया भैया कि जो रास्ता था ना, जो रास्ते, जो आने जाने का जो मार्ग था, वो एकदम बिल्कुल असुरक्षित था, डाकू था, लूट लेता था। 2 बार तो हेनसांग को ही, कहने का मतलब कि बंदी बना लिया गया, तो रास्ते असुरक्षित थे। दंड विधान सारे किताब के अंदर है। बोला कि जो हर्षवर्धन का टाइम की बात करते हैं, या उसने जो भी देखा, बोला कि जो दंड विधान था वो बहुत ही कठोर था। अगर किसी ने कोई दंड किया है, उस दंड को कबूल नहीं रहा है, तो उसको जल पानी में डुबाता था, फिर पूछता था, उसको आग पे चला दे रहा है, अगर तुम नहीं किए हो गलती तो तुम आग में नहीं जलोगे। उसको विष पिला दे रहा है, जहर, तुमने अगर गलती नहीं किया होगा तो तुम नहीं मरोगे। भैया देख रहे हैं कितना कठिन कठिन है। तो ये हुआ हिंसांग के बारे में। यात्रियों का राजकुमार बहुत बार पूछा है, शाक्य मुनि, नीति का पंडित, इनके बुक का नाम हो गया, इसने क्या क्या चीजें बताया उसके बारे में जानिए, कब से कब तक रहा ये जानिए। ओके, दंड विधान के बारे में बताया, समझ रहे बातों को। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि भी दी। अब मैं एक चीज बताऊंगा जो समझिएगा, आया था किस क्या करने, ये आया था पढ़ने, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ओके, अब ये जब आया तो कहां पढ़ाई किया, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। कुमारगुप्त के द्वारा किया गया, इसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, बहुत ही, उसमें से इनके लिए एग्जाम होता था, इसमें एडमिशन लेने के लिए परीक्षा होता था, परीक्षाओं में 10% लोग पास होते थे। इसमें 3 तरह के लाइब्रेरी थे, रत्नोदधि, रत्नोरंजक, रत्न सागर, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, रत्नोरधि, रत्न रजक, रत्न सागर, ठीक है, जेवेल्स, सी ऑफ जेवेल्स, ओशन ऑफ जेवेल्स, जेवेल एडॉन, इन तीनों लाइब्रेरी था नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को उड़ाने वाला बख्तियार खिलजी है, आगे हम देखेंगे उसको मिडाबल में, ठीक है। लेकिन जब ये नालंदा में जब पढ़ने आता है, तो इस समय जो नालंदा के कुलपति है, मीन्स हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसके बारे में इसने बताया कि वो थे शिलभद्र। कौन है, शिलभद्र। और ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन जो है 100 विलेज गिफ्टेड फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी।
नालंदा यूनिवर्सिटी के देख रेख, नालंदा यूनिवर्सिटी का खर्चा वर्चा चले, उसके लिए इसने 100 गांवों को दान किया। अब तो गांव दान करना मतलब क्या कि 100 गांवों का जो भी रेवेन्यू है सब कलेक्ट करिएगा, वो सारे यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए इस्तेमाल होगा। बात तो समझ पा रहे हैं? चीजों आपके बहुत अच्छी चीजें, आपके एक एक चीज अच्छा से क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। ठीक है, छोटा नहीं होगा एक भी चीज, मुझे मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान रखिएगा। अब मैं बताऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हर्ष। हर्ष के समय में किस तरह से प्रशासन था। थोड़ा छोटा टॉपिक है बट लेकिन हम उसको चर्चा करेंगे। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है ना, हर एक चीज को जब मैं बता रहा हूँ तो फिर कोई चीज को छोड़ना नहीं। ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे इसका, आगे चलते हैं। कहाँ गया हमारा, कोई पेज है इसके बचा हुआ? चलिए मैं पेज एक ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चीज को कराऊंगा। देखिए अब हम देखेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में, किस तरह का प्रशासन था। थोड़ा छोटा टॉपिक है और इसके बाद हमारा चैप्टर ही हमारा खत्म हो जाएगा। फिर बाकी जो डिटेल में हम देखेंगे इसके बारे में, एक क्वेश्चन बनता है मेंस का, हालांकि उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे मेंस वाले टॉपिक में, बहुत बड़ा चीज नहीं है। बाकी ऑलरेडी मैंने इतना चीज मैं बता ही दे रहा हूँ कि आप खुद अगर इसके बारे, प्रशासन के बारे में अगर पूछ भी दे गलती से तो आप लोग उसका उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए जिस तरह से गुप्ताओं ने अपने शासन को चलाया, गुप्ता ने जिस तरह से अपने पूरे प्रशासन को चलाया, उस तरह से उस चीज को फॉलो हर्षवर्धन ने भी किया। ध्यान रखेगा कैसा था, मोर फेडरल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। इसका जो शासन था वो एक तरह सामंत्यवादी था। सामंतों पर मतलब लोग बीच बीच में तो रेवेन्यू मतलब एरियाज को बांटा हुआ था, वहां पे एक सामंत है, वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज था, पावर एक हाथ में नहीं था, पावर सबके पास था कुछ ना कुछ एक, लेकिन सेंटर पे कौन बैठे हैं, राजा भैया बैठे हैं। ठीक है, राजा बैठे हैं। ठीक है, कुल मिला के है तो मोनार्की ही, ध्यान रखिएगा। राजा अपने आप को मैं दूसरा क्लास लिख दूं, ठीक है, मजा नहीं आ रहा। राजा अपने आप को किंग ऑफ डिवाइन गॉड, मतलब राजा दैवीय उत्पत्ति जो होता है ना, दैवीय उत्पत्ति, अपने आप को बहुत सारे राजाओं ने अपने आप को दैवीय उत्पत्ति माना कि हम एक तरह से भगवान के बाद हम ही हैं पृथ्वी पर। तो किंग ऑफ डिवाइन गॉड ये सारे चीजें पर विश्वास रखता था उसमें जितने राजा आ रहे हैं। किस तरह से बटा हुआ था, जो इनके गांव थे ये सब कैसे बैठे हुए थे उसके बारे में जानिएगा। क्योंकि प्रशासनिक चीजें एडमिनिस्ट्रेशन है वो बटा हुआ था ग्राम में, 20 में 20 या विषय ध्यान के विषय में, भुक्ति में एंड राष्ट्र में। ऑल हिज किंगडम वर डिवाइडेड इनटू ग्राम, विष, भुक्ति एंड राष्ट्र। ओके, ध्यान रखिएगा। अब ये इसने एक चीज ध्यान क्या किया, इसने अपने ऑफिसरों को बोला कैश पैसा नहीं देंगे भैया, हम आपको कैश पैसा नहीं देंगे, हम आपको कुछ ना कुछ जमीन को दे देंगे। ध्यान रखिएगा, इसने अपने शासकों को एक तरह से शासन पत्र बोलिए या तो मतलब जमीन देने की प्रथा को चलाई। ठीक है, लैंड ग्रांट टू ऑफिसर बाई चार्टर, लैंड ग्रांट टू ऑफिसर मतलब एक चार्टर, एक पत्र निकाल दिया, बोला आप ऑफिसर हैं, आपको ये वाला क्षेत्र आपको मिल गया। ठीक है, किस चीज के लिए भैया, अपना सैलरी के लिए, अपना सैलरी आप इससे चलाइएगा। ठीक है, और हर्षवर्धन ने बहुत ही कम सिक्का चलाया, तो कहीं ना कहीं जो भी रेवेन्यूज कलेक्ट होता था, अब एक अधिकारी है उसको एक गांव हम दे दिए कि ये गांव आपका हो गया, तो वहाँ जो भी इनकम होगा, जो भी ग्रेन्स इनकम होंगे, जो भी अनाज वनाज जो भी चीजें हो रहा है तो सब उसका ही होगा ना। ठीक है, इसके समय भी ब्राह्मण लोग को जमीन देने की प्रथा स्टार्ट रही बहुत जबरदस्त रूप से। ब्राह्मण दे, मैं लिख दूं ब्राह्मण दे, ब्राह्मण दे लिख दूं, आपको समझ में आना चाहिए बिकॉज मैंने इसको एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया और इसको मैंने गुप्ता पीरियड में पढ़ाया। मतलब जो लैंड ग्रांट किया था ब्राह्मणों को,
उसको बोले थे ब्राह्मण दे, उसको बोलो ब्राह्मण दे भूमि। ध्यान दीजिएगा, जो इसके समय जो रेवेन्यूज था ना, यही मुझे बताना था। इसके समय जो रेवेन्यू था, जब भी हर 5 साल के बाद जो महामोक्ष सभा होता था, वहां पर रेवेन्यूज को 4 भाग में बांटता था। ये बहुत अच्छा, कितना अच्छा काम कर रहा। रेवेन्यूज को डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 1/4 पार्ट मतलब 25% रखता था राजा अपने के लिए, किंग फॉर किंग मतलब कि अपने लिए 1/4 पार्ट देता था, 25% देता था विद्वानों के लिए। मतलब विद्वानों के लिए पैसा, मतलब जो भी जितना भी कलेक्शन हुआ है राजस्व का, वो सारे राजस्व में 25% विद्वानों के लिए संरक्षित कर लिया, 25% राजा अपने लिए रख लिया। 1/4 अपने ऑफिशियल जो भी इसके अधिकारी हैं, या पब्लिक सर्वेंट बोल लीजिए, पब्लिक सर्वेंट बोल लीजिए, या ये भी आप बोल सकते हैं कि जो ध्यान रखिएगा कि जो ये क्या इसको मैं बोल दूं आपको, अधिकारियों के लिए बोल लीजिए, या तो आप प्रशासनिक कामों के लिए बोल लीजिए, प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों तो प्रशासनिक तो है ही गया। एंड 1/4 रिलीजन के लिए, धर्म के लिए एक बड़ा, जितना भी कलेक्शन हो गया भैया, जितना कलेक्शन हुआ 5 साल के अंदर, उसको इस तरह से बांटता था। बहुत अच्छा काम करता था, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कंडीशन है इसके समय में, हम देखेंगे तो बहुत जबरदस्त रूप से हर्षवर्धन खुद अपना पर्सनली रूप से पूरे प्रशासन को सुपरवाइज करता था। ध्यान रखिएगा, हेनसांग ने, अकॉर्डिंग टू हेनसांग, इसने अपने दिन के डेली रूटीन को कैसे बांटा था। हेनसांग के अकॉर्डिंग इसने अपने डेली रूटीन को 3 पार्ट में बांटा था। तो फर्स्ट पार्ट था, इसमें ये क्या करता था, जो फर्स्ट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें अपना प्रशासनिक वाला काम, मतलब राजपाट देखना है, प्रशासन कैसे चल रहा है, उस काम को पहले पार्ट में करता था। फिर दूसरा जो पार्ट था और तीसरा जो पार्ट था, अपने पूरे दिन, पूरे 24 घंटा का धार्मिक काम के लिए। समझ गए बातों को। तो ये सवाल देता है एग्जाम में फ्रिक्वेंटली, कभी कभार, टूर ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब कभी कभार अपने राज्य में, अपने पूरे साम्राज्य में निकल जाता था इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच करने के लिए, अधिकारी लोग सही से काम कर रहा है भैया कि नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चीजें हो गए। और अगर हम बात करेंगे तो इसके समय में बहुत ही ज्यादा डाकू उकू था, बहुत ज्यादा, मतलब मैंने बताया ना कि हेनसांग ने बोला कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षित थे ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षित थे ही नहीं। इसलिए जब हेनसांग यहाँ से वापस जा रहा था, मतलब चाइना की ओर अपना जा रहा था, तो हेनसांग को साथ में इसने क्या किया था कि एक अब सिंध की तरफ जो इसका फिडेटरी था, एक सामान था, उसको लगा देता कि जाओ इसका रक्षा करो। फिर से हेनसांग गया था साथ में, ध्यान रखिएगा। ये सारे कंडीशन है इसके समय में अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। अगर इसके समय में अगर हम बात करेंगे तो फॉरेस्ट गार्ड थे, उनको बनपाल बोलते थे, फॉरेस्ट गार्ड। वनपाल ये अधिकारी है, वनपाल क्या अधिकारी है, जो जंगलों की चीजों को देखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वनपाल। क्या बोलेंगे, वनपाल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन सारे चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे, जो वनपाल की बात करते हैं, इसका उल्लेख है, इसका मतलब कहने का मतलब उल्लेख किया गया है, ये बोला गया है, ध्यान रखिएगा, बाना ने, तो बाणभट्ट, सॉरी बाना नॉट बाणभट्ट, बाणभट्ट ने अपने बुक में फॉरेस्ट गार्ड को बताया कि फॉरेस्ट जंगलों का एक अधिकारी होता था, उसको हम लोग वनपाल बोलते थे, हिंदी में वनपाल ही बोला जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये चीजों को समझिएगा कि एक सर्वपल्ली पट्टी, देखिए आप मेंस में जब लिखिएगा ना, तो मैं यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं, इस चीज को फ्लो में लिखना आपको। कंटिन्यूअस अधिकारी के बारे में लिख रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन तो लिख दीजिएगा, ठीक है,
कि गुप्ता पीरियड के समय जितने बहुत सारे ऑफिशियल डिजाइनेशन थे इस समय भी बहुत सारे रहे, जैसे फॉरेस्ट गार्ड बानापला था जो बाना ने मेंशन किया, सर्वपल्ली पट्टी था जो कि चीफ ऑफ ऑल विलेज, सर्वपल्ली पट्टी सारे गांवों का मुखिया। ठीक है, इसी तरह सारे बुक में आपको ऐसे ही मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। देखिए इसके समय हेनसांग ने बताया भैया कि 1/6 पार्ट एज ए रेवेन्यू, मतलब टैक्स, जो टैक्स था जितना भी आप उपजा रहे हैं, जितना भी फार्मर जो किसान है जो अपना उपज कर रहा है उसका 1/6 भाग एज ए टैक्स देता था। ठीक है, तो अलग अलग तरह के टैक्स थे। 1/6 पार्ट ध्यान रखिएगा एज ए टैक्स मैंने लिख दिया। और टैक्स का नाम थोड़ा अलग अलग था, मैंने ध्यान रखो, भागा। हमने भागा के बारे में गुप्ता पीरियड में देखा, भोगा, कारा, हिरण्य, टैक्सों का नाम है ये सब, कारा, भोगा, हिरण्य, ये सारे इन सारे टैक्सों का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब इस ध्यान रखिएगा कि हेनसांग ने इनके सेना के बारे में क्या बताया, इनके आर्मी के बारे में क्या बताया। 4 तरह के, कैवेलरी घुड़सवार, इन्फेंट्री पैदल सेना, ओके, रथ सेना चैरियट रथ सेना, और हाथी सेना। अरे एग्जैक्टली मतलब इसने आई थिंक इसने जो एक तरह से जो स्टेरियोटाइपिकल उस समय जहाँ सारा चीजें चल रही थी, जो सब ने इस तरह के सेना ही रखा था, तो इसने भी हेनसांग ने इसके बारे में बोल दिया कि ये 4 तरह के सेना, चतुरंगनी सेना इसके समय भी था जो गुप्ता पीरियड में हमने देखा था, सॉरी गुप्ता नहीं मौर्यन में देखा था, वही इसके समय भी चल रहा। तो ये भी आपको लिखना है। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिलीजन के बारे में मैंने बता ही दिया एक एक चीज के बारे में। ठीक है, इसके बारे में मैंने यही बता दिया कि इसके समय बहुत ज्यादा लिटरेचर के बारे में बात, आर्ट एंड लिटरेचर का बहुत जबरदस्त रूप से चला। ये खुद बहुत जबरदस्त रूप से ये सपोर्टर था इसका, और खुद इसने 3 किताब भी लिखा, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, बाना ने इसके बारे में और भी एक चीज बताया है, हालांकि मुझे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था। बाना ने इसके बारे में बताया, मतलब वानभट्ट, बाना में लिखता मतलब वानभट्ट ने इसके बारे में बताया है कि ये एक तरह से ध्यान रखिएगा कि बहुत जबरदस्त रूप से फ्लूट प्लेयर था, बांसुरी वादक था। छोटे छोटे पॉइंट नहीं भी अगर आप लिखेगा तो कोई जो दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये था, हमने पूरे अच्छे तरीके से देख लिया गुप्ता पीरियड के बारे में। ओके, देखिए ध्यान रखिएगा कि जो ये 4 जो सेना है ना आर्मी के बारे में, हेनसांग तो बताया ही इसके बारे में, और एक बांसखेरा और मधुबन, कहाँ मैं लिख दूं, यहाँ पे जगह भी नहीं बचा यार, कोई बात नहीं, चलिए। बांसखेरा और मधुबन इंस्क्रिप्शन, ये दोनों जगह के जो अभिलेख हैं, बांसखेरा और मधुबन इंस्क्रिप्शन में क्या मिलता है कि जो राजा था जब भी कोई अभियान के लिए निकलता था, जीतने के लिए अभियान के लिए, तो अपने साथ बोट, एलिफेंट और हॉर्सेज, देखो बोट, नाव, हाथी, घोड़े, तो यहाँ पे एक स्पेशल क्या बोट के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा, ध्यान रखिएगा इसके समय में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का चीज था मैंने बताया। इसके समय बहुत ज्यादा फेडेटरी रहा, मैंने क्या लिखा, मोर फेडुअल, बहुत ज्यादा इनके समय में सामंतों के साथ मैंने चला था। ध्यान रखिएगा जो फेडुअल थे उसका टाइटल था राजा, कोई सामंत, कोई महासामंत। अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेगा कि प्रशासनिक की अगर बात करेंगे, इसके समय की प्रशासनिक की अगर बात करेंगे, तो गुप्ता पीरियड ने जिस तरह से प्रशासनिक ढांचे को अपनाया उस तरह से इसने भी, हर्षवर्धन ने भी अपनाया। इसने अपने पूरे प्रशासन को सामंतों में बांट के चीजों को रखा, और विकेंद्रीयकरण रखा अपने प्रशासन को, जिसमें सामंतों ने अलग अलग टाइटल, राजा का, सामंत का, महासामंत का टाइटल लिया। राजा था जो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानता था। ठीक है, ये सारे लिखेगा। इसने अपने पूरे प्रांत को अपने बांटा हुआ था, ग्राम में, विषय में, भुक्ति में, राष्ट्र में। इनके बहुत सारे ऑफिशियल थे, ऑफिशियल के बारे में लिख देना पूरा। इसने दान देने की प्रथा थी वो भी अपनाया। इसने अपने ऑफिशियल्स को
बाई कैश पे कर नहीं करके इसने अपने ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट देके अपना उसके सैलरीज को एज ए सैलरी में काम किया। ठीक है, इसने अपने डेली रूटीन को 3 भागों में बांटा था, अकॉर्डिंग टू हेनसांग प्रशासनिक। ये जो आप समझ सकते हैं, मैंने ये सारी चीजें लिखा, वही आपको लिखना है। तो ये आपका एक तरह से मेंस के लिए हो जाए, बट मेंस में भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे हालांकि। ओके, तो देखिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे आई थिंक साउथ इंडिया वाले किंगडम की बात कर लेते हैं, या तो छोटे जो भी है उसको देख लेंगे, कोई भी होगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, हिस्ट्री के नेक्स्ट सेशन में। तब तक इस चीज को शेयर करते रहिएगा। और मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें जो भी हर्षवर्धन से संबंधित जितने भी मैंने फैक्ट बताया है, इससे ज्यादा बाहर कोई बुक से नहीं आएगा। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कौन कौन से महत्वपूर्ण है, वो मैंने बता भी दिया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना भैया, ठीक है, ये चीज को। ठीक है, आफ्टर हर्षवर्धन के मौत के बाद पूरा हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया के सारा जो सिस्टम है पूरा गड़बड़ा जाता है पूरा रूप से। यशो बर्मन आता है, यशो बर्मन के समय और भी ज्यादा चीजें पूरा प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो नॉर्थ इंडिया के हमने एक पुष्पभूति हर्षवर्धन के बारे में आज हमने पढ़ लिया। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।